नमस्कार, संजीवनी एस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। वैसे खुशखबरी एक नहीं दो हैं। तो पहली खुशखबरी तो ये है कि आज से हम उत्तराखंड का संपूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि आज से हम उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड के जनपद, उत्तराखंड का समाज, उत्तराखंड की संस्कृति और जितने अन्य आयाम संभव हो सकते हैं उन सभी आयामों का हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो इससे अब अच्छी बात ये हो जाएगी कि जो भी उत्तराखंड के लिए जो परीक्षाएं हैं उसमें आपको साहित्य की परेशानी नहीं होने वाली है। अब दूसरी खबर जो है साहित्य से संबंधित है, जो खुशखबरी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि जितने भी उत्तराखंड में परीक्षाओं में तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उन्हें बहुत लंबे समय से एक ऐसी पुस्तक का इंतजार है जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऐसी अभी तक कोई किताब नहीं लिखी गई है जो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो। और दिन प्रतिदिन जो है परीक्षाओं का स्तर गहरा होता जा रहा है, जटिल होता जा रहा है। तो विद्यार्थी वर्ग काफ़ी समस्याओं से जूझ रहा है। तो आज मैं उनके लिए ये समस्याओं का समाधान कर देता हूँ। तो एक ऐसी पुस्तक आ चुकी है जो आपके इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, और उस पुस्तक का नाम है ज्ञान गंगा संपूर्ण एवं विस्तृत उत्तराखंड। मैं इसकी एक एक प्रति आपके लिए लेके भी आया हूँ, और वो ये हैं। तो ये है ज्ञान गंगा का प्रथम भाग और यह है ज्ञान गंगा का द्वितीय भाग। तो देखिए, इन दोनों किताबों को मिलकर उत्तराखंड का लिटरेचर तैयार हो पाता है। यानी कि अगर आप उत्तराखंड की जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो एक दिवसीय परीक्षाएं हैं, चाहे वो कॉलेज की परीक्षाएं हैं या रिसर्च की परीक्षाएं हैं, या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक, मुख्य और या इंटरव्यू की जो परीक्षाएं हैं, आप किसी के लिए भी अगर तैयारी कर रहे हो तो ये पुस्तक आपकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर देगी। तो वैसे सच कहूँ तो आवश्यकताओं से कई ज़्यादा की पूर्ति कर देगी। तो ये पुस्तक जो है बड़ी सरल भाषा में लिखी गई है, और इसमें देखिए इनका साइज़ भी देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा है। यानी पूरा दोनों को मिला दें तो एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाएगा। तो इसको सरल भाषा में तारतम्यता के साथ, इसमें प्रामाणिकता के साथ इसको दिया गया है, और अब आप उसको सरलता से अध्ययन कर सकते हैं। तो अब पुस्तक की विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन अभी हम बात नहीं करने वाले हैं। इस वीडियो के अंत में या इस अध्याय के अंत में है, हम इसको जो है मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा आपसे। तो आज जो है हम उत्तराखंड का इतिहास खंड आरंभ करने वाले हैं, और ज़्यादा बातें ना करते हुए हम इसे शुरू करते हैं। और फिर जो है, और हाँ एक बात और, हमारी जो पढ़ाई होगी, जो जितनी भी जो सीरीज चलेंगी वो ज्ञान गंगा पुस्तक के आधार पर ही होगी। तो इससे आपको इस पुस्तक की गहराई के बारे में एक अनुमान लग जाएगा, और इस पुस्तक को आप कितना लाभ ले सकते हैं ये आप घर बैठे बैठे अनुमान लगा सकते हैं। तो ज़्यादा ना बातें करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं इतिहास के पहले अध्याय के बारे में, और वो अध्याय है हमारा कुणिंद राजवंश। अब आप कहेंगे कि कुणिंद से पहले तो पाषाण काल वगैरह वगैरह आता है, तो हम पहला अध्याय उसे क्यों नहीं कह रहे हैं। तो इस संबंध में जान लीजिए कि उत्तराखंड का ये जो हमारा पाषाणिक काल है उसकी जानकारी काफ़ी बिखरी हुई और जटिलता ली हुई है। और अगर हम सारी वीडियोस को अगर एक बार अध्ययन कर लें तो उसके बाद उस अध्याय को पढ़ना सरल हो जाएगा। तो इसलिए पहले हम अपना जो है पहला राजवंश जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है कुणिंद राजवंश, यानी अध्याय प्रथम शुरू कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कुणिंदों के बारे में, कुणिंद राजवंश, तो कुणिंद राजवंश। तो देखिए, ये जो कुणिंद राजवंश है, अगर हम इसके बारे में बात करें, कुणिंद राजवंश, तो जो कुणिंद राजवंश है, तो सबसे पहले एक संक्षिप्त परिचय के बारे में बात करते हैं इसके। तो अगर हम इसके परिचय को देखें तो विभिन्न जो है प्रमाण इस जो राजवंश है इसके संबंध में मिल चुके हैं विद्वानों को, और उस आधार पर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उत्तराखंड की धरती पर शासन करने वाली जो पहली शक्ति थी वो कुणिंद थे। और ये जो अभिलेख हैं कुणिंदों के अस्तित्व को भली भांति प्रमाणित कर देते हैं, यानी कि कोई डाउट नहीं है कि कुणिंद थे कि नहीं थे वगैरह वगैरह। तो आज ढेर सारे जो हैं ये प्रमाण हैं। तो एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, विद्वान ये कहते हैं कि कुणिंदों के कोई भी अभिलेख, कुणिंद ऐसे कोई अभिलेख नहीं देते हैं जिसमें कोई लिखित सामग्री उपलब्ध हो और उसको पढ़कर हम कुणिंदों के बारे में पता लगा सकें।
तो ऐसे वंशों को हम जो है ऐतिहासिक ना कह के राजनीतिक कहते हैं। इसलिए कुलिंद भी उत्तराखंड की राजनीतिक शक्ति तो है लेकिन ऐतिहासिक शक्ति नहीं है। तो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो कुलिंद वंश है, कुलिंद वंश, तो ये उत्तराखंड की राजनीतिक, या कहें सही शब्दों में कहें, अगर सही शब्दों में कहें इसको, कि प्रथम राजनीतिक शक्ति तो है, शक्ति तो है, किंतु ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक नहीं। तो ये खास बात है। तो अब हम इन अभिलेखों के आधार पे जो है कुलिंदों के बारे में, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या जितने भी एस्पेक्ट होते हैं उनका अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि देखिए, अगर हम विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करेंगे तो हमारे लिए चीज़ों को समझना रटने जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक इतिहासकार के रूप में अगर अभिलेखों को देखें, गौर करें, सोचें, चिंतन करें, तो हम बहुत से ऐसे निष्कर्ष निकालेंगे जो विद्वानों ने निष्कर्ष निकाले हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा जो ये विश्लेषण है वो हमें खुद ब खुद याद हो जाएगा और हमें रटना नहीं पड़ेगा। तो इस संबंध में इस बात का खास ख्याल रखिएगा। तो अब बात करते हैं कुलिंदों के बारे में, और कुलिंदों के जो अन्य जो बातें हमें पता चली हैं उनके बारे में एक बार नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, इसमें खास बात वो ये है, अगर हम कुलिंदों के बारे में बात करें तो सबसे पहले जानकारी के स्रोत के बारे में बात करते हैं, यानी कि कौन से ऐसे प्रमाण हैं, ऐसे स्रोत हैं जो कुलिंदों के बारे में हमें ठीक ठीक बताते हैं। तो देखते हैं जानकारी के स्रोत के बारे में। तो इस संबंध में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि तमाम प्रमाण मिल चुके हैं और इनमें ना काफ़ी वैरायटीज़ हैं, यानी भिन्नताएं हैं। और अध्ययन की सुविधा के लिए विद्वानों ने इन प्रमाणों को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया है। तो जो पहला वर्ग है, अगर हम बात करें, जो पहला वर्ग है कुलिंदों का, तो इसे आप साहित्यिक स्रोत कह सकते हैं, साहित्यिक स्रोत कह सकते हैं, स्रोत कह सकते हैं। दूसरा जो वर्ग है उसे आप पुरातात्विक स्रोत कह सकते हैं, पुरातात्विक स्रोत। और जो तीसरा वर्ग है उसके अंतर्गत हम विदेशियों के विवरणों को रख सकते हैं, विदेशियों के विवरण। तो इस प्रकार से कुलिंदों की जानकारी के स्रोत जो हैं उनको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब बात करते हैं एक एक स्रोत के बारे में। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से जो बिंदु आते हैं या प्रमाण आते हैं, इसको देख लेते हैं। तो अगर हम देखें तो जैसे रामायण ग्रंथ है, हमारा पवित्र ग्रंथ है रामायण। इसी प्रकार से इतना ही लोकप्रिय जो ग्रंथ है वो महाभारत है, हमारे धर्म का आधार है ये। रामायण है, महाभारत है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, अधिकांश लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा, अष्टाध्यायी। इसके अलावा कौटिल्य की अर्थशास्त्र, ये भी बहुत लोकप्रिय पुस्तक है, अर्थशास्त्र। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो पुराण, ये सारी चीज़ें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं लिखी हैं, बस साहित्यिक स्रोत के वर्ग के रूप में लिखी हैं। तो ये जो हैं तमाम जो ग्रंथ हैं ये कुलिंदों के बारे में बताते हैं। अब बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। तो पुरातात्विक स्रोत भी अच्छे खासे हैं संख्या में, जो कुलिंदों के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। तो अगर हम बात करें इसके बारे में, तो पहला जो स्रोत है, तो जो हमारा उत्तरकाशी जनपद है वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है देवढूंगा, देवढूंगा यज्ञ स्थल, यज्ञ स्थल। अभी बात करेंगे सभी के बारे में एक एक करके। तो ये एक पुरातात्विक स्रोत है। इसके अलावा जो मौर्य सम्राट है अशोक, अशोक महान, तो उनका कालस्य अभिलेख है देहरादून जनपद का। इसी प्रकार से अगर आगे बात करें तो मथुरा एवं भरहुत, और भरहुत के बौद्ध स्तूप, बौद्ध
स्तूप अभिलेख हैं, अभिलेख हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, बौद्ध स्तूप अभिलेख, और इसके अलावा कुणिद मुद्राएं। सबसे ज़्यादा जानकारी देने वाला जो और प्रमाणिक जो स्रोत है वो खुद की कुणिदों की मुद्राएं हैं। तो इसके बारे में तो हमें विशेष बात करेंगे ही करेंगे। तो ये तमाम जो स्रोत हैं ये जो हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं। अब बात करते हैं विदेशियों के विवरण में। तो अगर विदेशियों के विवरण में देखें तो दो विदेशी मुख्यतः हैं। इसमें एक है चीनी यात्री हुएनसांग, चीनी यात्री हुएनसांग हैं, और इसके अलावा प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हैं जिनका नाम टॉलमी है। तो ये भी कुणिदों के बारे में जानकारी देते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जो स्रोत हैं, अगर आप इसको देखें ध्यान से, तो ये कुणिदों के जानकारी के स्रोत हैं। और अब एक विशेष बात जो अभी हमने पहले दोहराई थी कि इन्हीं स्रोतों के आधार पर कुणिदों के सभी पहलुओं का, आस्पेक्ट का, आयामों का जो है निष्कर्ष निकाला जाता है या ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो हम भी कुछ ऐसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम कुणिदों के कालक्रम के बारे में, यानी कि समय अवधि के बारे में। तो अगर हम बात करें कुणिदों के समय अवधि यानी कि उनका टाइम पीरियड के बारे में, अर्थात कुणिदों ने किस काल से किस काल तक जो था शासन किया। तो देखिए ये जो प्रमाण हैं, जिस काल के प्रमाण जानकारी देते हैं उस काल के हिसाब से हम इनका समय जो है निर्धारित करेंगे। तो अगर हम इसको देखें तो विद्वानों ने इनके आधार पे कुणिदों का जो काल है वो 1000 ईसा पूर्व से 200 या 300 ईस्वी के मध्य माना है। ठीक है ना, 200 से 300 ईस्वी के मध्य माना है। अगर आप इनको वर्ष को गिने तो ये लगभग 1200 से 1300 वर्ष बैठता है। तो देखिए कितने कमाल की बात है कि इतने प्राचीन समय में जो है एक शक्ति है कुणिद, तो उन लोगों ने क्या किया कि 1200 से 1300 साल तक शासन किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुणिदों ने इतने ही समय तक शासन किया। असल में कुणिदों का एक मुख्य समय है, यानी जब वो एक सुप्रीम पावर है। लेकिन इसके बाद भी कुछ शताब्दियों तक कुणिदों का अस्तित्व बना रहा। जैसे कि बृहद संहिता इस बात का एक बड़ा प्रमाण देती है। लेकिन हम बृहद संहिता के बारे में बाद में बात करेंगे। तो बृहद संहिता को हमने यहाँ लिखा भी नहीं, चाहे तो हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं बृहद संहिता के बारे में। बृहद संहिता, तो बृहद संहिता एक ऐसी पुस्तक है जो ये बताती है कि कुणिद जो थे समुद्रगुप्त के बाद, यानी कि 4वीं शताब्दी या 5वीं शताब्दी के बाद भी जो है उत्तराखंड में शासन कर रहे थे। लेकिन जटिलताओं को भी थोड़ी दूर रखते हैं और सरल भाषा में कुणिदों का हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए अब अगर ध्यान से देखें इस बात को, तो ये जो समय अवधि है, अगर आप इसको देख रहे हैं ध्यान से, तो इस समय अवधि को विद्वानों ने अलग अलग भागों में विभाजित किया है, और ये भाग भी 3 हैं। इसका क्या मतलब होता है अभी आप समझ जाएंगे। ध्यान से देखते हैं पहले। तो विद्वानों ने इस समय को कहा है, एक पहले कालखंड को कहा है प्रथम काल, और इसको माना है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच। फिर आया है आपका द्वितीय काल, फिर आया है द्वितीय काल, और इसका समय जो है वो है 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट। फिर जो तीसरा काल आता है वो आता है आपके तृतीय काल, तृतीय काल। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये माना जाता है 200 BC से 200 या 300 AD के बीच। तो इस प्रकार से विद्वानों ने कुणिदों के जो काल हैं वो इतना माना है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करने वाले हैं आगे। अब हम इसको देखिए, अब हमारा जो तृतीय हेडिंग होगा वो किस प्रकार से होगा। तो तृतीय हेडिंग कुछ इस तरह से होगा जैसे कि इस काल में, इस कालखंड में कौन कौन जानकारी के स्रोत हैं, इस कालखंड की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, और कौन कौन से प्रमाण इस काल की जानकारी देते हैं, इसके बारे में अब हम अध्ययन करने वाले हैं।
चलिए तो अब बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले लेते हैं प्रथम काल। तो जो हमारा प्रथम काल है, तो प्रथम काल तो अभी हमने लिखा ही है यहां पे कितना कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच। तो देखते हैं इस काल की जानकारी, इस कालखंड की जानकारी कौन कौन से प्रमाण दे रहे हैं। तो देखिए अगर ध्यान दें, पहला जो है वो है रामायण। रामायण, तो अगर हम रामायण के बारे में बात करें तो रामायण सबसे प्राचीन ग्रंथ है हमारा देखा जाए तो। और रामायण की विशेषता यह है कि इसमें कुड़िंदों का उल्लेख मिलता है और यहां पर एक शब्द मिलता है जिसका नाम है कुड़िंदाश्च या पुलिंदाश्च। पुलिंदाश्च, बस इतनी ही जानकारी मिलती है। लेकिन देखा जाए इतने प्राचीन ग्रंथ में अगर इतना भी मिल रहा है तो वो किसी नायाब खजाने से कम नहीं है। अब बात करते हैं दूसरा जो हमें प्रमाण है हमारा, तो वो है हमारा महाभारत, महाकाव्य महाभारत। तो अगर महाभारत के बारे में बात करें तो देखिए अगर कुड़िंद मुद्राओं को छोड़ दिया जाए तो कुड़िंदों के बारे में सबसे जो जानकारी मिलती है वो महाभारत से मिलती है। तो इसका मतलब है कि कुड़िंद मुद्राओं के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है कुड़िंदों के अस्तित्व और उनके बारे में जानकारी का, तो वो सबसे महत्वपूर्ण दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत हमारी महाभारत है। तो महाभारत के तमाम पर्व हैं और उन कुछ पर्वों में कुड़िंदों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो एक है हमारा और एक पर्व है जिसका नाम है एक पर्व है जिसका नाम है कर्ण पर्व। कर्ण पर्व, तो देखिए जो कर्ण पर्व है अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता है, कुड़िंदों के बारे में जो जानकारी देता है। तो इस पर्व के बारे में विशेष क्या है, तो एक काम करते हैं, चलिए कर्ण पर्व पहले पढ़ लेते हैं। तो कर्ण पर्व ये कहता है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था तो उसमें कुड़िंद की जो सेना थी वो बहुत प्रभावशाली सेना थी या कुछ महत्वपूर्ण सेनाओं में से एक थी। और कुड़िंद जो थे वो बड़ी शूरवीरता के साथ लड़े थे और अपने हाथियों के साथ आए थे और उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ऐसा हमें पता चलता है इस कर्ण पर्व से। अच्छा, दूसरा जो है वो है हमारा भीष्म पर्व। भीष्म पर्व, तो अगर हम पहले ये कहते तो ज़्यादा ठीक रहता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था तो जैसे वर्ल्ड वॉर हुआ तो हमारे भारत का ये वर्ल्ड वॉर है देखा जाए तो इसमें ढेर सारे जो देश हैं यानी राज्य थे उस टाइम के, तो वो शामिल हो गए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो कुछ लोग पांडवों की ओर से भाग लिया कुछ लोगों ने, तो कुछ लोगों ने कौरवों की ओर से भाग लिया। तो भीष्म पर्व से हमें ये पता चलता है कि जो कौरव जो ये कुड़िंद थे तो इन्होंने पांडवों का साथ दिया था। तो ये महत्वपूर्ण जो जानकारी मिलती है वो हमें भीष्म पर्व से मिलती है। तो यहाँ तो इसमें पता चलता है कुड़िंदों ने युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसके अलावा भीष्म पर्व से पता चलता है कि जो कुड़िंद हैं अगर इनके बारे में बात करें ने पांडवों का साथ दिया, पांडवों का साथ दिया था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। तो दो पर्व हो गए हमारे। अब बात करते हैं तीसरे पर्व के बारे में। तो जो तीसरा पर्व है वो क्या कहता है, तो तीसरा पर्व ये कहता है, इसका नाम भी लिख लेते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं। तो देखिए एक है वन पर्व, ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है वन पर्व, परीक्षाओं की दृष्टि से भी। ऐसे सभी चीजें हम परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही पढ़ रहे हैं। तो अगर हम इसके बारे में ध्यान दें तो वन पर्व में कई महत्वपूर्ण बातें हैं। तो जिसमें एक महत्वपूर्ण बात ये लिखी गई है कि जब ये जो पांडव थे, पांडव तो जब ये वन में जा रहे थे, वनवास में जा रहे थे, तो उस टाइम पर ये लोग एक कुड़िंद राजा सुबाहु से मिले, उसकी राजधानी सुबाहुपुर में, और वहां इन्होंने एक रात्रि विश्राम किया था। तो
यहां पे लिखा हुआ है कुड़िंद शासक, और उसका नाम दिया गया है सुबाहु। सुबाहु, और उसकी जो राजधानी है, राजधानी, इसका नाम दिया गया है सुबाहुपुर। सुबाहुपुर। अब जरा ध्यान दीजिए इस बात में, ये हमारे लिए ये पर्व महत्वपूर्ण क्यों है। तो पहली बात तो ये है कि एक कुड़िंद शासक का साक्षात नाम मिल रहा है जिसका नाम है सुबाहु, है ना। तो ये पहला ज्ञात राजा है, हो सकता है इससे पहले कई राजा हुए हों, लेकिन जिसके बारे में हमें पता है आज तक, और उसका नाम है सुबाहु। ना केवल उसका नाम पता चलता है बल्कि उसकी राजधानी का नाम भी पता चलता है, और उसका नाम उसी के नाम पे सुबाहुपुर है। तो विद्वानों ने ना इस सुबाहुपुर की पहचान वर्तमान हमारे ऐतिहासिक नगर श्रीनगर के रूप में की है। मतलब जो आज का श्रीनगर है वो कभी सुबाहुपुर कहलाता था, ऐसा हमें पता चलता है। अब बात करते हैं आगे। तो ये हो गया हमारा वन पर्व क ख ग, और अब बात करते हैं घ के बारे में। तो ये है विराट पर्व के बारे में बात कर लेते हैं। विराट पर्व के बारे में, तो विराट पर्व भी महत्वपूर्ण जानकारी देता है, जो कहता है कि जो राजा विराट है, राजा विराट एक महत्वपूर्ण राजा थे उस समय के। तो राजा विराट ने जो जौनसार भावर वाला जो इलाका है, जौनसार वाला इलाका है, तो उसके कुछ इलाकों को जीत लिया था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है विराट पर्व से, और ये कुड़िंदों का ही इलाका था। अब बात करते हैं आगे। तो देखिए क ख ग, और अब बात करते हैं अंतिम पर्व के बारे में, और ये है हमारा सभा पर्व। ये है हमारा सभा पर्व। तो अगर हम सभा पर्व के बारे में बात करें तो इसमें क्या जानकारी मिलती है, तो इसमें जानकारी ये मिलती है कि जब जो पांडव है अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, तो उस टाइम पर अर्जुन ने कुड़िंदों के कुछ इलाकों पर अधिकार कर लिया था। तो ये जो अर्जुन है, तो इन्होंने कुड़िंदों के कुछ इलाकों पर अधिकार कर लिया था, ऐसी हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अच्छा, इसके अलावा और क्या मिलता है? इसके अलावा यह भी पता चलता है हमें कि जब युधिष्ठिर ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, यज्ञ का आयोजन, तो जितने भी अधीनस्थ राज्य थे उनमें कुड़िंद भी एक राज्य था। कई उत्तराखंड की कई जातियों के या शक्तियों के नाम मिलते हैं हमें कुड़िंदों के साथ साथ। तो अभी हम कुड़िंदों के बारे में बात करेंगे। तो कुड़िंद भी जो है उनको जो है नमन करने के लिए आए थे और कुछ महत्वपूर्ण भेंट आदि लाए थे। तो इस सभा पर्व से पता चलता है कि कुड़िंद जो है गंगा जल, जो कि बहुत पवित्र माना जाता है सनातन संस्कृति में, गंगा जल लाए थे। इसके अलावा वो लोग पहाड़ी मधु लाए थे, जो कि आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा औषधि लाए थे। हमें याद है कि जब भगवान लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो संजीवनी औषधि जो लाई गई थी वो हिमालय से लाई गई थी। तो औषधियाँ लाए थे, औषधि क्षेत्र है ये। इसके अलावा जो है वो पहाड़ी सोना यानी कि पिपीलिका स्वर्ण भी लाए थे। ठीक है, तो ये तमाम सारी जो चीजें, गंगा जल, मधु, औषधि, पिपीलिका, स्वर्ण, ये तमाम सारी चीजें वो यज्ञ में भेंट करने आए थे। अब आप एक बात याद रखिएगा, आप लोग इसको नोट भी करते जा रहे होंगे, ठीक है, आप बिल्कुल नोट कीजिए इस बात के लिए। लेकिन मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं, आपकी जो सारी वीडियोज हैं बहुत डिटेल में यानी और बहुत गहराई से आने वाली हैं, और इसको लिखते लिखते आपका बहुत समय लग जाएगा। तो आप इतना अपना अमूल्य समय बर्बाद मत करिएगा। आप ज्ञानगंगा पुस्तक को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि उसमें सारी बातें तारतम्यता के साथ लिखी हुई हैं और नोट्स की फॉर्म में ही है वो। तो बहुत अच्छे ढंग से उसको लिखा हुआ है, तो आप अपना बहुत समय बचा लेंगे। इसके अलावा हाँ, अगर कोई तथ्य छूट जाता है या कोई आपने नया तथ्य सुना हो सकता है ऐसा छूट जाए वाली बात है। हालांकि हम सभी को आगे पीछे कभी ना कभी कवर कर लेंगे, लेकिन अगर कोई तथ्य छूट जाता है तो आप उसको, या नया तथ्य या कोई रिसर्च आप पढ़ते हैं तो उसमें उस तथ्य को आप ऐड ऑन कर लीजिएगा, किताब में ऐड ऑन कर लीजिएगा, तो आपका ढेर सारा समय बच जाएगा। चलिए, तो ये जो है हमारी महाभारत से मिलने वाली कुड़िंदों के संबंध में जानकारी है। चलिए अब अगले प्रमाण की ओर बढ़ते हैं, और जो तीसरा प्रमाण है, पहले रामायण फिर महाभारत और तीसरा प्रमाण है हमारे पुराण। तो अगर हम पुराणों के बारे में बात करें तो इसकी क्या विशेषता है? तो जो तीन पुराण हैं, एक है हमारा ब्रह्मांड पुराण, एक है हमारा विष्णु पुराण,
पुराण, तो एक यहाँ लिख देते हैं, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये हो जाएगा। और एक है मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुराण। तो ये 3 पुराण हो गए। तो इन 3 पुराणों में से ये जो 2 पुराण हैं, इनमें कुणिन्दाश्च शब्द हमें प्राप्त होता है। अच्छा, इसके अलावा जो विष्णु पुराण है, इसके में जो है हमें, विष्णु पुराण में हमें इसमें कुणिन्द उपत्यकस शब्द के दर्शन होते हैं। तो कुणिन्द उपत्यकस मतलब कुणिन्द की उपत्यका, उपत्य मतलब क्षेत्र, घाटी या इलाका समझ लीजिए आप इसको। तो ये हमें प्राप्त होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं आगे। तो बस तो 3 स्रोत हैं, एक रामायण, एक महाभारत और एक पुराण। तो ये 3 स्रोत जो हैं कुणिन्दों के प्रथम काल के बारे में हमें जानकारी देते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं आगे, और ये है हमारा द्वितीय काल, हमारा द्वितीय काल। तो अगर हम द्वितीय काल के बारे में बात करें तो हमने कहा था द्वितीय काल 600 BC से 200 BC के बीच है। तो 600 BC से 200 BC के बारे में अगर हम बात करें, BC के बारे में बात करें, तो देखें इसमें कौन कौन से स्रोत हैं। तो जो पहला स्रोत हमें मिलता है वो है पाणिनि की अष्टाध्यायी। तो अगर हम इस पाणिनि के अष्टाध्यायी के बारे में बात करें तो ये जो पुस्तक है, इसमें जो कुणिन्द लोग हैं, कुणिन्द, तो इनकी एक राजधानी के बारे में पता चलता है, और उस राजधानी का नाम है कालकूट। ये राजधानी है। अब आप इस बात को जरा ध्यान दे पा रहे होंगे कि कालकूट, अभी हमने सुबाहुपुर राजधानी पढ़ी और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कालकूट। तो इसका मतलब है कि दूसरी इन्होंने राजधानी जब अपनी शिफ्ट की है तो वो हो गई कालकूट। और विद्वानों ने कालकूट की पहचान वर्तमान के कालसी क्षेत्र से की है, जो कि बहुत ऐतिहासिक महत्व का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो 2 राजधानियां याद रखनी है, अभी एक और आने वाली है। तो यह अष्टाध्यायी। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रमाण के बारे में, और वो है कौटिल्य की अर्थशास्त्र। तो अगर आप इस अर्थशास्त्र को देखें तो ये भी कुणिन्दों के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसमें क्या पता चलता है, तो जो अर्थशास्त्र है तो उसमें जो कौटिल्य हैं वो उत्तराखंड के या पहाड़ी इलाकों के कई शक्तियों के बारे में बात करते हैं। तो उसमें कुणिन्द भी एक है। तो वो कई जातियों के नाम लेते हैं, जैसे कि जैसे कुणिन्द तो कहते ही कहते हैं। इसके अलावा कुलूत, औदुंबर ऐसी जाति के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अभी हमने और जातियों के नाम क्यों नहीं लिखे और इनके क्यों लिखे, क्योंकि इन जातियों के नाम ना आगे जाके आ जाएंगे और दोबारा से, तो इसीलिए हमने इनको जो है इसमें लिखा। अब बात करते हैं आगे। तो यह है अर्थशास्त्र। और तीसरा जो प्रमाण है इस काल का वो है मौर्य सम्राट का, अशोक का कालसी शिलालेख। तो जो कालसी शिलालेख है, अगर हम इसके बारे में बात करें कालसी शिलालेख के, तो इसकी क्या विशेषता है, तो इसकी विशेषता ये है कालसी शिलालेख की कि देखिए, जहां जहां मौर्यों का शासन हो गया था तो अपनी मन की बात को पहुंचाने के लिए, जैसे मोदी जी जो है ना मन की बात पहुंचाते हैं अपनी रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, उसी प्रकार से मौर्य सम्राट अशोक ने अपने मन की बात, अच्छी अच्छी बातों को पहुंचाने के लिए या तो स्तंभ गड़वाए या फिर पत्थरों में लिखवाया। तो इस जो कालसी में उन्होंने ये पत्थर लगवाया, तो इसका मतलब है कि कालसी इलाका भी जो था मौर्यों का था या मौर्यों का हो गया था। तो वहां पर उन्होंने जो है ये अभिलेख लिखवाया है, और इस अभिलेख में इस स्थानीय क्षेत्र को यानी कालसी वाले क्षेत्र को उन्होंने अपरांत कहा है। और इसके अलावा यहाँ के लोगों को उन्होंने पुलिंद अर्थात कुणिन्द कहा है। ठीक है, तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है अशोक का।
और एक बात और मैं याद दिला दूं आपको, या आपकी ओर ध्यान आकर्षित कर दूं कि उत्तराखंड में कई महत्वपूर्ण अभिलेख है, जैसे कालसी अभिलेख है, जैसे तालेश्वर अभिलेख है, जैसे गोपीनाथ मंदिर त्रिशूल अभिलेख है, वगैरह वगैरह। तो कुछ जो महत्वपूर्ण जो हमारे अभिलेख हैं तो उनके बारे में हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे अलग से, और उनको फिर अलग से जो है आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तो अभी हम कालसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे जितनी हमारी इस विषय से संबंधित है, बाकी जो है अलग से हम स्टडी करेंगे उसको। तो ये है हमारा कालसी अभिलेख इस काल का। अच्छा, तो ये जो है ये जो कालसी अभिलेख है तो ये हमें जानकारी प्रदान करता है। तो ये है द्वितीय काल के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत। अब बात कर लेते हैं तृतीय काल के बारे में। तो ये जो तृतीय काल है, तृतीय काल है, अगर हम इसके बारे में बात करें तृतीय काल, तो देखिए हमने इसको लिखा है 200 BC से लेके 200 या 300 ईस्वी तक ये हमने लिखा है। तो अब देखते हैं कि इस काल की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो जो पहला जो स्रोत है इस टाइम पर वो है कुड़िंद मुद्राएं। कुड़िंद मुद्राएं, ठीक है। दूसरा है मथुरा एवं भरहुत के बौद्ध स्तूप अभिलेख। बौद्ध स्तूप अभिलेख। और फिर है ह्वेनसांग एवं टॉलमी के विवरण। इसके अलावा है देवढुंगा यज्ञ स्थल। और इसके अलावा आप एक और भी ले सकते हैं जिसका नाम है वृहत संहिता। हालांकि हम इसको बाद में पढ़ने वाले हैं, यानी अभी आ जाएगा, चलिए, वृहत संहिता। तो अगर हम बात करें तृतीय काल में तो कुड़िंद मुद्राएं सबसे बड़ा स्रोत है और विश्वसनीय स्रोत है जो कुड़िंदों के बारे में भर भर के जानकारी देता है। इसके अलावा हमें मथुरा एवं भरहुत के बौद्ध स्तूप से भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और इनसे भी जानकारी हमें मिलती है। तो अब हम बात करते हैं आगे। तो देखिए जो कुड़िंद मुद्राएं हैं इसको हम एक अलग से सेगमेंट में पढ़ेंगे, तो अभी हम यहाँ किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे करके उसी सेगमेंट में इनका भी वर्णन आ जाएगा और ये हमें बहुत सरलता से समझ में आ जाएंगे। तो यह है कुड़िंदों का कालक्रम या समय अवधि। चलिए, तो अब एक बात ध्यान दीजिए, मुझे लगता है कि हमारा वीडियो 30 मिनट से ऊपर या उसके आसपास पहुंच गया है। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे विराम दे देते हैं। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादा लंबे वीडियो से मुझे बार बार ये सुना है मैंने विद्यार्थियों के मुझ से कि लंबे वीडियो देखने में थोड़ी परेशानी होती है। तो हम अपने वीडियो का साइज़ मीडियम रखेंगे ताकि हम सुविधा भी हो सके और उनके प्रति एक मतलब चेतना भी बनी रहे। तो अभी वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आप लोग फ्रेश हो जाइए और फ्रेश होने के बाद चाय पानी पीजिए और उसके बाद जो है दूसरे वीडियो के लिए तैयार हो जाइए। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।